क्या बीजेपी का मकसद सिर्फ पूरे देश में कमल खिलाना है या सच में वो विकास चाहती है? जैसे कि बीजेपी का स्लोगन भी है, सबका साथ सबका विकास। क्योंकि बंगाल चुनाव के साथ साथ जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट सबके सामने आए, उसके बाद अब आम जनता के गलियारों में ये चर्चा भी शुरू हो चुकी है कि बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है वो जीत ही जाती है। इस करके जब भिवानी में मीडिया ने बीजेपी के नेताओं से बात करने की कोशिश की, तो ये सवाल भी सबसे पहले खड़ा हुआ कि बीजेपी कमलमय पूरे देश को करना चाहती है, लेकिन क्या सच में जिस विकास की बात होती है वो भिवानी या जहां पर भी बीजेपी की सरकार है उनको जीत मिली है, वो वहां कर सकी है? फिलहाल आप लोग भी जनता के तौर पर बीजेपी के कई नेताओं की इस आगे आने वाली रिपोर्ट को देखेंगे तो समझेंगे कि किस विचारधारा से ये चुनाव जीतने के बाद अपना जो पार्टी का मकसद है, एजेंडा है या मैनिफेस्टो है, उसको पूरा करते हैं। फिलहाल सुनिए पूरी रिपोर्ट। बंगाल चुनाव के बाद किस तरीके से बीजेपी के नेताओं में हर्ष के साथ साथ आने वाले विकास की चिंता है। आज 4 मई को जिस प्रकार से सबको चुनावी नतीजों का इंतज़ार था और सबके सामने आज सच्चाई की जीत हुई है और भय की हार हुई है। आप सब लोगों ने देखा कि बंगाल जहां पर ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे थे कि वहां पर गुंडागर्दी का जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी की सरकार में और उनसे पूर्व की सरकारों के अंदर वहाँ का एक किस प्रकार का माहौल बना के रखा कि दूसरी पार्टी को कभी वहाँ पर उभरने नहीं देना, और उसको तोड़ते हुए, उस मिथ को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जान लगाकर वहाँ पर प्रचंड जीत दर्ज की है। लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने वहाँ पर पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम किया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर मैं हमारे ज़िला भिवानी की सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हमने जिस प्रकार से हर्षोल्लास से इस जीत का जश्न भी मनाया है। हमारे सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व में हमारे जिला अध्यक्ष रहे नंदराम दानिया जी, जिन्होंने भी ये काल देखा हुआ है कि उस वक्त तक बंगाल के अंदर कमल खिलाने का जो सपना लेकर चलते थे। और हमारे साथ में मीना परमार जी हैं, जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। हमारे साथ मोहित चौधरी जी भी हैं, और हमारे महामंत्री, हमारे सभी पदाधिकारी ठाकुर विक्रम सिंह जी हैं। तो ये सभी लोगों ने आज बड़े हर्षोल्लास के साथ ये मनाया है कि ये किस प्रकार से जो भय का वातावरण उन्होंने प्रयास किया था बनाने का, और उस भय को तोड़ते हुए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जब वोटिंग हुई तो सबको लगने लगा था कि जिस प्रकार से वो रोक के रखना चाहते थे, वोटरों को डरा के रखना चाहते थे, लोगों ने निकल के अपने घरों से निकल के वोट डाला, और वो वोट ममता बनर्जी के खिलाफ था, और वो भारतीय जनता पार्टी देश के हित का वोट था, जो देश को बनाने के लिए, बंगाल को बनाने के लिए, नए रूप से विकसित करने के लिए सब लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के रुझानों के अंदर सरकार, आप सब लोगों को पता है, नज़र आने लग रही है, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ अच्छी सरकार चलाएगी, और बंगाल जिस प्रकार से पीछे पिछड़ गया था तो उसको आगे लाने का काम करेगी, और देश की प्रगति और विकास के अंदर उनको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम करेगी। और बंगाल जब आगे बढ़ेगा तो देश भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, क्योंकि शरीर का कोई भी अंग अगर पूर्ण तरीके से काम नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होता। तो बंगाल एक इस दिशा के अंदर अब आगे बढ़ेगा, और वहाँ के लोगों की जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी सोच है, विचार है, उनको साथ लेकर, बंगला सोच को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार को आगे बढ़ाएगी। मोदी जी का चुनाव प्रचार को लेकर विपक्ष और जो अगेंस्ट हैं वो लोग ये बातें कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है देश को अलग तरह से चलाना, और वो पार्टी से ऊपर होते हैं, लेकिन वो चुनाव प्रचार में ज़्यादा जोर देते हैं। स्पीकर फोटोग्राफी से लेकर बहुत सारी वीडियो वायरल हुई और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा। देखिए, बंगाल के अंदर मोदी जी का भी जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का सपना है,
भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री, ये आपकी बात सही है, प्रधानमंत्री तो देश के हैं और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर कैंपेन भी किया है। और माननीय अमित शाह, जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलकर के और बंगाल के अंदर देश को विकसित बनाने के लिए जो संकल्प ले रखा है, बंगाल भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोदी जी के जिस प्रकार से उनको वहाँ पर उनको मिलेगा, सहयोग मिलेगा केंद्र सरकार का, तो उससे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आगे बढ़ेगी। चुनाव आप लोग काफ़ी ज़्यादा जीत रहे हैं, जैसे दिल्ली का चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा अहम था आप लोगों के लिए, लेकिन दिल्ली का मुद्दा जैसे यमुना का मुद्दा था या और बहुत सारे मुद्दे थे। आज भी मुद्दे वैसे के वैसे रहते हैं। चुनाव तो बीजेपी जीत लेती, लेकिन उसके बावजूद जो विकास की बातें होती है, उतना विकास बाद में नज़र नहीं आता। नहीं, विकास नज़र क्यों नहीं आता? विकास तो अब बहुत, जैसे मैं भी, हम कहते हैं उस वक्त तक का बजट और आज का बजट तो वो पैसा लगने लग रहा है। जैसे आप लोगों, क्योंकि जो चीज़ें नज़र आती हैं वही दिखती हैं, नज़र आती हैं आप लोगों को रोड की जैसे कनेक्टिविटी, क्योंकि व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा रोड की कनेक्टिविटी चाहिए। और आज आप रोड देखेंगे हरियाणा के अंदर से, एनसीआर के अंदर से, दूसरी जगह के तो आगे की बात है, लेकिन हम जो जहाँ तक देखते हैं वहाँ पर इस प्रकार का माहौल है। जो 6 घंटे का सफ़र था 3 घंटे का कर दिया, आराम से जाना, आराम से आना, और व्यापार इससे बढ़ता है। जब सरकार हमारी बनी थी 14 में तो 13.5 लाख करोड़ रुपए का बजट था देश का, और आज 52 लाख करोड़ रुपए का बजट है। तो इसका मतलब हमने रेवेन्यू भी जनरेट किया है और उसको लगाया भी है, और आगे आने वाले सालों के अंदर हमारा संकल्प भी है कि देश को विकसित करना। तो इसी स्पीड से हम इस ग्रोथ को बढ़ाने लग रहे हैं। और ये एक ऐसा माहौल होता है कि आज के दिन आप लोग, एक ऐसा माहौल है व्यापार के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए और नई पीढ़ी के लिए कि वो आने वाले समय में हमारे देश को और तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। हर आदमी के पास रोज़गार है। जब हम कोई बेरोज़गारी की बात करने की बात करता है कांग्रेस वाले, तो वो नौकरियों की बात करती हैं। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपने आप को ये कहती है कि आत्मनिर्भर बनते हुए हमें दूसरों को नौकरी भी देनी है, और हम स्टैंड करने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा हरियाणा प्रदेश भी आगे है और देश का जो हिस्सा आगे बढ़ने लग रहा है, हम उसकी तरफ भी देख रहे हैं जो पीछे रह गया है, तो हम उसको आगे लाने का प्रयास भी करने लग रहे हैं। तो हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा देश बन के उभरने लग रहा है दुनिया के पटल पर कि जिसकी कल्पना हमारे भारत के लोग, हमारे सभी जो पुराने भारत के जो नागरिक हैं, उन्होंने कल्पना की थी कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए। तो उस रास्ते पर हम जाने लग रहे हैं और उसके अंदर हम सब लोग सहयोगी हैं। उस हवन के अंदर हम सब लोग आहुति डालने लग रहे हैं। इसी के अंदर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा योगदान है जब देश आगे बढ़ने लग रहा है। मोदी सरकार पर एक नज़र थी कि महंगाई कम होगी, लेकिन आप करके भी रोजगार नहीं मिले, स्वावलंबी हुआ। लेकिन आज भी जो लोग रोजगार से जुड़े, जिनका एक मात्र सिलेंडर के ऊपर जो आधारित होते हैं, चाहे हलवाई की बात की जाए, फुटपाथ के रेडी चावल की बात की जाए, तो ये बड़ी समस्या इस प्रकार की जो नहीं, ऐसी देखिए, ये जो समस्या है 20% जिस प्रकार से आप लोग भी टीवी पे, क्योंकि आप तो एक दूसरा हमारा स्तंभ हैं, सबकी जानकारी भी है सब लोगों को, 20% जो आयात होता है वो हार्मोज के कारण जो दिक्कत में है, उससे इतनी कोई मारा मारी, क्योंकि कोई चीज़ हमें बनाने लग रहे हैं, किसी व्यवसायी जो होता है उसको पता होता है हमारा ईंधन क्या है, और वो ईंधन जिस प्रकार से हम बैठते हैं, कहीं पे कोई ट्रांसपोर्ट की बात आती है अभी तो, या गैस सिलेंडर की बात आ गई कहीं पे, जो मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि सरकार कुछ लिमिट होती है दायरे में सब्सिडी के लिए कि हम इतनी सब्सिडी दे सकते हैं, क्योंकि देश को भी चलाना होता है। तो मामूली सी चीज़ को बढ़ोतरी करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ना हो, और वो समय भी काफ़ी निकाला जाता है। तो जो वस्तु स्थिति है उसके अंदर काम सरकार करने लग रही है, और उस स्थिति को देखते हुए ही सरकार को फैसले लेने पड़ते हैं। महंगाई की मार इतनी हमारे एक सिलेंडर से नहीं पड़ी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं। कोई लेबर है, रॉ मटेरियल है, दुकान है, जगह है, फैक्ट्री है, और टैक्स है, और एक पार्ट होता है ईंधन का उसमें। तो ईंधन की बढ़ोतरी से इतना कोई उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई 5% 7% इस प्रकार से उसका जो मूल भाव है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। और वो आने वाले समय में जब दुनिया की स्थिति ठीक हो जाएगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
महिला आरक्षण का मुद्दा विपक्ष कह रहा था, चुनाव को देखते हुए नारी बंधन अधिनियम लाया जा रहा है और एक एजेंडा है चुनाव जीतने के लिए, तो क्या वो एजेंडा काम किया है बंगाल इलेक्शन और दूसरे? देखिए, इस एजेंडे के तहत तो काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि महिलाओं को आगे लेके आना है और इसीलिए इस बिल को भी लेके आए थे कि महिला शक्ति को आगे बढ़ाया जाए। और ये जिस प्रकार से विपक्ष ने काम करके दिखाया, विपक्ष ने महिलाओं के विरोध में जाने का काम किया, तो महिलाओं ने उनको सबक सिखाया और वहाँ पर जो महिलाओं का योगदान, विशेष योगदान भी हम कह सकते हैं कि रहा भी। और यहाँ भी आने वाले समय में देश के हर कोने में महिलाओं का रोष है कांग्रेस के प्रति और विपक्ष के प्रति। वो सब लोगों का आगे आने वाले, जैसे पंजाब के चुनाव होंगे, हिमाचल के चुनाव होंगे, तो उन सब के अंदर भी आप लोगों को नज़र आएगा। ये आज के समय भारतीय जनता पार्टी लोगों की जगहों में, दिमाग में एक सोच के साथ बस चुकी है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जोड़ो पार्टी बन चुकी है। जहां विपक्ष दल हमेशा बांटने पे काम करता था कि हमने अलग अलग समुदायों में बनाना है, राज्यों में अपने आप को बांटना है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता, चाहे इस पार्टी के नीचे पद पे हो चाहे सर्वोच्च पद पे बैठा हो, उसकी सोच एक होगी कि भारत को अखंड भारत बनाना है, उसको जोड़ के चलना है। और इसी के कारण आज वेस्ट बंगाल में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा नहीं उठाता था, डरते थे लोग, आज वहां बहुमत से ज़्यादा सरकार हमने बनाने का कार्य किया है। टीएमसी का आरोप है कि जो काउंटिंग से पहले ही वहाँ पर जो बीजेपी ने जो धांधली की, इस प्रकार की जो देखिए, जब भी कोई पक्ष हारता है तो अपनी हार को कभी अपने मुंह से स्वीकार नहीं करता, उसका आरोप लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। आज सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य केवल एक ही है कि किसी प्रकार 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बना पाएँ। और उसके लक्ष्य कदम पे चलते हुए प्रत्येक आदमी जो इस देश का वासी है, वेस्ट बंगाल में रहने लग रहा है, उसकी ये सोच माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिली है। इसलिए आप देखो तो हमारी वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ परसेंटेज बनी थी, 92%, 93%। हर आदमी ने ये सोच लिया था कि इस बार हम एक साथ होकर, एकजुट होकर इस देश के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, हमारे बंगला के लिए इकट्ठा होकर देश के हाथ में जाएंगे, सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर चलाएंगे ताकि हमारा देश और वेस्ट बंगाल तरक्की करे। भारतीय जनता पार्टी का आज इस ऐतिहासिक जीत के ऊपर सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में 3 बार से सरकार है, कोई प्रदेश अगर केंद्र की नीतियों के अनुकूल नहीं चल रहा है, जिस तरह से पूरे देश में एक पश्चिमी बंगाल के ऊपर लोगों की निगाहें थी, वो बड़ा प्रदेश था और केंद्र सरकार जो योजनाएं लागू करना चाहती थी तो लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। पहली बार लोगों ने ये महसूस किया कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पर पश्चिमी बंगाल में, मुझे याद है 1992 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी हमारी कलकत्ता में, तपन सिकदर जी उस समय बंगाल के अध्यक्ष होते थे, प्रदेश अध्यक्ष। तो जहाँ कार्यकारिणी थी तो लोगों को जो हमारा इस तरफ का जो व्यापारी, हरियाणा का, राजस्थान का जो व्यापारी उस तरफ जो होता था, सभी लोग ये समझते थे कि पश्चिमी बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने अपनी सूझबूझ से और मुकाबला करके और आज सरकार बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुँची है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और पश्चिमी बंगाल भी देश की मूल धारा में शामिल हो गया है और जो देश में जिस तरह की योजनाएं लागू होंगी तो पूरे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री का 2047 में विकसित भारत का जो विज़न है वो पूरा होगा और पूरे देश में सभी योजनाएं लागू होंगी। बीजेपी बार बार जिस घुसपैठ का दावा करती थी कि बाहरी बांग्लादेशी लोग आगे रुकते हैं, क्या बीजेपी अब उसको एकदम जीरो कर देगी, रोक देगी? आपको उम्मीद है? एकदम तो कोई चीज़ जीरो नहीं होती, लेकिन विनोद जी एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये विज़न है और धीरे धीरे जिस तरीके से, जैसे कम्युनिस्टों का जिस तरह का शासन था तो नक्सलवाद जिस तरीके से वो पनपा, उसको धीरे धीरे समाप्त किया। और अब जो वहाँ पर जो जिस तरह हम जंगल राज कहते हैं, जिस तरह का, और सिर्फ वोट की ही राजनीति करने के लिए वहाँ रोहिंग्याओं को
बांग्लादेशियों को वहाँ बसाया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ये CAA NRC लेके और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। देखिए 15 सालों से जो ममता दीदी का षड्यंत्र का और लोगों के अंदर एक आतंक का माहौल बनाने का जो राज था, उसको ख़त्म करने का काम बंगाल की जनता ने किया है। और उसमें महिलाओं की महती भूमिका है। आधी आबादी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर पुरुषों से ज़्यादा वोट वेस्ट बंगाल में किया है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री थी 15 साल, और उस महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ महिलाओं का ही, उस प्रदेश की महिलाओं का इस तरह से सामने आना, ये सोचने वाली बात है। ये TMC को सोचना चाहिए कि उसके आतंक को ख़त्म करने का काम नारी शक्ति ने किया है। और जो तीसरी बार सरकार बना चुकी थी, अब चौथी बार जब वह चुनाव हो रहे थे, तीसरी बार सत्ता में काबिज रहने के बाद, तो वहाँ की जनता ने, वेस्ट बंगाल की जनता ने ममता दीदी को नकार दिया है। और वेस्ट बंगाल की जनता ने आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत पे मोहर लगाई है और प्रधानमंत्री जी की नीतियों पे मोहर लगाई है, जिन नीतियों को ममता दीदी वहाँ पर सरोकार नहीं कर रही। और था खाली केरला की बात ना करो, केरला की भी बताएंगे और केरला का भी नंबर आएगा, आप ये समझ के चलो। असम के अंदर, असम को लेता हूँ पहले, सबसे पहले असम का क्या माहौल था आप सब जानते हो। एक समय तो नॉर्थ ईस्ट में जाना ही मुश्किल था, लेकिन जब से मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी आई है, और वहाँ पर केरल का भी पूरा नॉर्थ ईस्ट का हिसाब किताब बदल गया है। और तीसरी दफ़ा हेमंता बिस्वा जी आज वहाँ पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बहुत भारी बहुमत से बन रहे हैं, कोई मुकाबला ही वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। रही बंगाल के बाद, तो बंगाल के बाद तो जब से देश आज़ाद हुआ था, जब से ही कब्जा हो रहा था, पहले कांग्रेस पार्टी का सिद्धार्थ शंकर रे के समय आपने देखो किस प्रकार का वहाँ भी ये बदमाशी चलती थी। और फिर कम्युनिस्ट आ गए, कम्युनिस्टों ने किस प्रकार से कब्जा कर लिया, और उन्हीं कम्युनिस्टों को और बदमाशों को, और जो पड़ोसी देश में बांग्लादेश से लोग आते थे, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आत्मसात कर लिया। हमारी बहन जो आज मुख्यमंत्री हटने जा रही हैं, उन्होंने किस प्रकार से कब्जा किया, किस प्रकार से लोगों को यातना दी, और यह लोगों को मारा पीटा, मरवाया लोगों को। हर दफ़ा आपने देखा पिछले चुनाव में 40-50 आदमी मारे गए थे। और अब की बार ज्ञानेश जी को कुछ भी कहे, इतना शांति प्रिय चुनाव हुआ है कि बदमाशों के आगे तो पुलिस है किस लिए, देश के अंदर CRPF और दूसरी फोर्सेज किस लिए हैं। आज वो वहाँ थी तो कोई बदमाशी में बहुत आसानी से, छुटपुट बात तो हुई, लेकिन बड़ा आसानी से चुनाव हुआ। और जो जनता निकल कर आई वह अभूतपूर्व थी, सारे देश का रिकॉर्ड तोड़ दिया बंगाल की जनता ने। 92-93-94% तक हुआ। एक कलकत्ता को ही आप देख लें, पिछली बार 53-55-55% वोटिंग हुई थी, और इस बार 28% वोट ज़्यादा पड़े कलकत्ता शहर के अंदर। 14 विधानसभा हैं, वही सारे बंगाल का माहौल रहा। और उसी का नतीजा निकल रहा है, लोगों को जो आक्रोश था, लोगों को सुनाई नहीं हो रही थी, उसको अपने लेके आए। और केंद्र सरकार ने जो भी कार्रवाई वहाँ पर करने के बाद की महिलाओं को देना चाहा, सारे देश में पेंशन वहाँ नहीं बढ़ने दी, आयुष्मान को बंगाल में लागू नहीं होने दिया, आयुष्मान भी लागू होगा, लोगों को आगे भी बढ़ेंगे, और लोगों की जो पीछे पिछड़ गए थे वो भी बंगाल आगे बढ़ेगा, और देश की महती जो भाव उसके अंदर बहेगा, सबके साथ बराबर चलेगा।